वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर आरती। सो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम का यूनिट नंबर 3 ब्राज़ील। तो ब्राज़ील की हम मेनली वो 4 थीम्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ब्राज़ील के टॉपिक को, क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक है आपके, स्पेशली इसका कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ही बहुत लंबा है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ब्राज़ील के संविधान के विकास की बात की जाए या राजनीतिक परंपराओं की बात की जाए तो ये काफ़ी लंबा इसका इतिहास रहा है। इसके राजनीतिक, इसकी सामाजिक, इसकी आर्थिक परिस्थितियों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। ये विकास मुख्यतः ब्राज़ील में जो होता है राजशाही से गणतंत्र राज्य की स्थापना से तक, गणतंत्र से सैन्य शासन की स्थापना से, और फिर अंत में जाके लोकतंत्र आता है। ब्राज़ील में कोई एक संविधान कभी नहीं अपनाएगा, हमेशा जो तब नया संविधान लागू किया गया। आज जो ब्राज़ील में संविधान अपनाया जाता है वो 1988 में अपनाया गया संविधान था, जो कि आज उसको फॉलो किया जाता है, लेकिन उसमें भी कई सारी समस्याएं हैं। ठीक है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। जब ब्राज़ील पुर्तगालों से स्वतंत्र हुआ था, क्योंकि उस टाइम वो पुर्तगालों के अधीन हुआ था, तो 1822 में वो स्वतंत्र हुआ। उसके बाद 1824 में उसने अपना संविधान लागू किया। इस संविधान के अंतर्गत राजा को कुछ ज़्यादा अधिकार दिए गए। ठीक है, राजशाही स्थापना की, एक संवैधानिक राजशाही की स्थापना की गई थी। ठीक है, जिसमें राजा के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होती थी। राजा कार्यकारी शक्ति होता था, कार्यपालिका, विधायिक, न्यायिक, हर शक्ति का एक जो था, शक्तियों के बीच एक मध्यस्थता का अधिकार उसके पास था। 1824 में जो ब्राज़ील संविधान था वो कुलीन तंत्र और सत्तावाद पर आधारित था। इसमें संपत्ति जिस भी नागरिक के पास थी ब्राज़ील में, उनको मतदान करने का अधिकार था। संविधान की बात की जाए तो ब्राज़ील का लोकतांत्रिक और संघीय संरचना व संघीय ढांचे का निर्माण करने में ये जो संविधान था काफ़ी ज़्यादा बाध्यकारी था। इसके बाद 1889 में ये ब्राज़ील में राजशाही शासन अंत होता है। इसमें संघीय गणराज्य के रूप में ब्राज़ील को घोषित किया जाता है। 1891 में अमेरिका में संविधान से प्रेरित होकर जो है ब्राज़ील में एक नया संविधान लागू किया जाता है। ये संविधान संघीय प्रणाली जैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बीच में शक्ति का प्रतिकरण से तात्पर्य, ठीक है, के सिद्धांत पर आधारित था। साथ ही साथ इस संविधान ने राज्य को अधिक स्वायत्तता यानी स्वतंत्रता प्रदान की थी। ब्राज़ील को संघीय गणराज्य के रूप में गठित किया। बड़े पैमाने पे जो था, जो संपन्न कृषि थे, अभिजात वर्ग थे, उसका समर्थन किया, उनके हितों के लिए कार्य किया, उनकी सेवा दी। ठीक है, जिसका अपोजिट रिएक्शन ये हुआ कि समाज में सामाजिक आर्थिक असमानता बढ़ती चली गई। ठीक है, क्योंकि ब्राज़ील उस समय कॉफ़ी उत्पादन और निर्यात के लिए जाना जाता था, उस पर ही डिपेंड करता था उसकी सारी अर्थव्यवस्था। जिसकी वजह से क्या था कि ब्राज़ील ने भूमि स्वामी जितने भी थे जो कि कॉफ़ी उत्पादन करते थे, उन पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर हो गया था, और जिससे वो बहुत मजबूत होते चले। 1930 के दशक में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता बढ़ गई। ठीक है, जिससे देखते हुए वर्क्स ने यानी गुटलियर वर्क्स ने जो था तख्ता पलट किया। जैसे एक तख्ता पलट होता है, एक नया संविधान लागू किया जाता है 1934 में, और इस संविधान में अभिजात वर्ग के स्थान पर विशेष रूप से श्रमिक वर्ग और समाज सुधार की दिशा में कार्य किया जाता है। शुरुआत में जो इस संविधान के अनुसार समाज का विकास किया जाता है, उसमें सुधार किया जाता और जो गरीब वर्ग थे उनको ध्यान में दिया जाता। लेकिन बाद में ये संविधान जो होता, बात ये भी कि इस संविधान के थ्रू ही जो होता महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया गया, श्रमिक कानून में सुधार किया गया। ठीक है, सामाजिक और राजनीतिक लोकतंत्र के जो सिद्धांत उसको स्थापित करने का प्रयास किया गया। लेकिन बाद में धीरे धीरे जो होता है ये संविधान भी अधिनायकवादी में बदल गया। ठीक है, इसने भी नागरिकों की स्वतंत्रता को और उनके अधिकारों को सीमित कर दिया, और जो सारी शक्तियाँ थी वो राज्य को दे दी। इससे राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगा दिए गए, मीडिया पर कठोर नियंत्रण कर दिया गया, उनकी स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया, फ्रीडम को। ठीक है, इस वर्क्स के शासन के तहत जो है चार्टर ऑफ द न्यू स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि इनका शासन भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाप्ति हो गया था, क्योंकि लोकतंत्र की मांग बढ़ने लगी थी, जन विद्रोह होने लग गया था। ठीक है, वर्क्स के शासन के पतन के बाद 1946 में ब्राज़ील में फिर एक नया संविधान लागू किया जाता है। इस संविधान के अनुसार जो था लोकतंत्र अधिकारों को बहाल करने और संघीय ढांचे को मजबूत करने का प्रयास किया। इस संविधान में नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, धर्म, ठीक है, उन सभी अधिकारों की गारंटी दी गई। साथ ही साथ मीडिया की, प्रेस की स्वतंत्रता को भी ज़्यादा ध्यान दिया गया था। ये ब्राज़ील में पहला ऐसा संविधान था जिसने एक संवैधानिक राजतंत्र, एक संवैधानिक व्यवस्था स्थापित करने में जोर दिया था, जिससे आधुनिक कल्याणकारी राज्य की नींव रखी जाए। संविधान पूरी तरह से अपने ब्राज़ील में जो था असमानता को समाप्त नहीं कर पा रहा था। ठीक है, जिसके बाद क्या हुआ, 1964 में ब्राज़ील में एक सेना तख्ता पलट होती है। अब सत्ता में सेना आ जाती है, सेना की एंट्री होती है। जब सेना एंट्री करती है तो उनने अपने हिसाब से लोकतंत्र को दोबारा से बनाना शुरू किया। एक नया संविधान लागू किया गया जिसमें कार्यकारी शक्ति को अत्यधिक शक्तियाँ दी गई, नागरिकों की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया, और 1969 में
संविधान में एक संशोधन किया जाता है जिसके माध्यम से सैन्य शासन के द्वारा जो भी कठोर नीतियाँ लागू की जाती हैं उनको कानूनी रूप से मान्यता दी गई। ठीक है, यह युग राजनीतिक दमन, सेंसरशिप, मानव अधिकारों का उल्लंघन का प्रतीक माना जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें हुई। हालांकि 1970 के दशक में काफ़ी ज़्यादा आर्थिक संकट आए बेसिकली। ठीक है, जन विद्रोह हुआ, जन आंदोलन हुआ शासन के विरुद्ध, सैन्य शासन के खिलाफ, जिसने उसे कमज़ोर किया। 1985 में सेना शासन समाप्त होता है और इसके बाद 1988 में एक नया संविधान ब्राज़ील में लागू किया जाता है जिसे बाद में नागरिक संविधान भी कहा जाता है। ये संविधान जो होता है संविधान के इतिहास में, विशेष करके ब्राज़ील संविधान के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण संविधान माना जाता है, जो कि सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को प्रमुखता देता है। इसने संघीय व्यवस्था को सुदृढ़ किया, नागरिक भागीदारी को बढ़ावा दिया और एक संविधानिक लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत किया। इसके साथ ही सत्ता के तीनों अंगों के बीच में एक संतुलन स्थापित किया। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा जैसे अधिकार जो कि नागरिकों के मौलिक अधिकार होते हैं उसको भी मान्यता दी। में आ रहा है कि ब्राज़ील में जो संविधान के विकास का इतिहास रहा, हिस्ट्री रही है, वो कभी भी स्थिर नहीं रही है। ये नहीं कि हमने एक बार संविधान अपनाया, उसको अपनाए बाद उसमें हमने अपने हिसाब से संशोधन किए, नहीं, सामाजिक राजनीतिक संघर्षों का प्रतीक रहा है। इससे हम स्पष्ट होता है कि ब्राज़ील ने किस प्रकार औपनिवेशिक केंद्रीकरण से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सफर तय किया। ब्राज़ील के संविधान ने समय समय पर श्रमिक अधिकार, महिला सशक्तिकरण, ठीक है, अल्पसंख्यक अधिकार और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी, लेकिन ये इस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता, राजनीतिक अस्थिरता जैसी चुनौतियाँ भी बनी रही। आज ब्राज़ील जो है वैसे संवैधानिक तहत जो है राज्य में नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा करना, उसकी स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय को बनाने में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ब्राज़ील के संविधान की विशेषताओं पर जोर दे तो ब्राज़ील संविधान जो आज अपनाया गया है या आज जिसे फॉलो किया जाता है वो 1988 में अपनाया गया था। इससे एक पहले काफ़ी विस्तृत इसका इतिहास रह चुका है। एक विस्तृत आधुनिक दस्तावेज है जो कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे और नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा करता है। ठीक है, महान नागरिक भी कहा जाता है क्योंकि ये नागरिक अधिकारों की स्वतंत्रता पर, उनके अधिकारों पर, उनके संरक्षण पर ज़्यादा जोर देते हैं। संविधान का लोकतांत्रिक स्वरूप है। ब्राज़ील के संविधान जो है लोकतांत्रिक आधारित है। यहाँ पे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इन तीनों के बीच में जो होती है शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया है। यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। संघीय प्रणाली, ब्राज़ील एक संघीय गणराज्य है जिसमें संघ जो है राज्य, नगर पालिका, जिला, संघीय जिला शामिल है। प्रत्येक इकाई को अपने स्वेच्छा तो अपने राइट्स हैं, परंतु ये सभी जो है अपने संविधान के तहत ही स्पष्ट रूप से इनको परिभाषित भी किया गया है कि कौन कौन से क्षेत्र में इनके पास अधिकार है। मूल अधिकार, स्वतंत्रता। ब्राज़ील का संविधान सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता, सुरक्षा, शिक्षा जैसे अधिकारों की गारंटी देता है। जैसे नस्ल, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी भी भेदभाव ना हो सके उसको निषेध करता है। लोकप्रिय संप्रभुता, संविधान ये सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिक, सभी शक्तियाँ जनता से प्राप्त होती हैं और चुनाव, जनमत संग्रह और अन्य लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के माध्यम से नागरिक अपनी संप्रभुता का प्रयोग करें। तो अब हम पढ़ते हैं ब्राज़ील के अंतर्गत समाज। ब्राज़ील की सामाजिक व्यवस्था की बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा जटिल है, बहुस्तरीय है। यहाँ पे विविध संस्कृति, भिन्नता देखने को मिलती है। बेसिक उसको दर्शाता है। ठीक है, ये व्यवस्था मुख्य रूप से जो है उपनिवेश काल के दौरान यानी पुर्तगीज़ के दौरान ही रख दी गई थी। जातिगत विविधता जो थी ब्राज़ील में सामाजिक संरचनाओं की गहराई को प्रभावित करता है। काले, नस्ल के आधार पर भेदभाव, ठीक है, कारण जो थे समाज को विभाजन किया गया। सामाजिक पदानुक्रम आर्थिक कारकों के आधार पर तय किया जाता है, यानी आपका कौन सा रंग रूप है, आपकी नस्ल और आपकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपका समाज में स्थिति तय होती थी। यहाँ पे जो था ना केवल समाज का वर्गीकरण किया जाता था, विशेष अधिकार दिए जाते थे, बल्कि नस्ल और मिश्रित उसके आधार पर जो था नस्ल और आर्थिक कारकों के आधार पर ही समाज में अवसरों, ठीक है, और अब भी कई विशेष अधिकार मिलते थे। ब्राज़ील सामाजिक आर्थिक विविधताओं से भरा हुआ देश है। इसमें जाति, सांस्कृतिक, भौगोलिक असमानता प्रमुख कारण। समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि ब्राज़ील के अंदर जो सामाजिक ढांचा है वो कैसा है, विकासात्मक नीति उसको कैसे बनाती है, ठीक है, उसकी सांस्कृतिक पहचान की जटिलता को ध्यान देना ज़रूरी है। ठीक है, ब्राज़ील, क्योंकि ब्राज़ील के अंतर्गत जो होता है अलग अलग धर्म, अलग अलग देशों जैसे अफ्रीका, पुर्तगाली, यूरोप, अमेरिका, एशिया जैसे देशों के समुदाय आकर जो होता है ब्राज़ील में रहते हैं। इसलिए वहाँ का समाज जो होता है काफ़ी ज़्यादा मिश्रित है। यही कारण है कि वहाँ का समाज में गहरी सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलती है। विभिन्न समुदाय अपने अधिकारों के लिए, अपनी समानता के लिए, ठीक है, अपने अवसरों के लिए जो था वहाँ पर हमेशा आंदोलन करते हैं,
अधिकार संघर्ष करना पड़ता है उनको। वहाँ की राजनीतिक में भी जो होता है सामाजिक संरचनाओं को लेकर, समाज के मुद्दों को लेकर, एक आर्थिक असमानता, नस्ल के आधार पर भेदभाव, ये विवाद हमेशा बना रहता है। ठीक है। दूसरा उसकी अर्थव्यवस्था है। ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था में कई दशकों से जो है असमान रूप से वितरण की समस्या रही, जहाँ एक और जो था शहरी क्षेत्रों में ऊंचे जीवन स्तर को जीने वाले व्यक्ति समृद्ध होते थे, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब, बेरोजगार असमान विकास की स्थिति में मौजूद होते थे। इन आर्थिक असमानता ने जो था समाज में असंतोष और संघर्ष उत्पन्न कर दिया था, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा असंतोष रहते थे, जो सामाजिक राजनीतिक निर्णयों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता था। विशेष रूप से ब्राज़ील में गरीब, आदिवासी, काले समुदाय के लोग जो थे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सामाजिक आंदोलन करते थे, जैसे भूमिहीन किसान जो थे आंदोलन करते थे। इसके अलावा ब्लैक मूवमेंट्स भी चलाए जाते थे। इन आंदोलन का मुख्य उद्देश्य होता था कि हम अपने सामाजिक आर्थिक न्याय प्राप्त कर सकें, समाज में हमारे लिए कुछ न्याय बन सके, ताकि हम अपने जीवन को ठीक से जिए। इसके अलावा ब्राज़ील के समाज में जो था महिलाएं और LGBTQ के समुदाय भी जो थे अपने अधिकारों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर संघर्ष करते रहते, ताकि उनको भी न्याय प्राप्त हो। महिलाएं अपनी भागीदारी, अपने अधिकारों को लेकर संघर्ष करती रहती है, जिसके चलते विशेष करके जैसे समान वेतन हो गया, शिक्षा हो गई, शारीरिक हिंसा के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई या कोई कानूनी प्रावधान होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा LGBTQ समुदाय जो है वो अपने अधिकारों के लिए महत्वपूर्ण प्रगति या संघर्ष करते रहते हैं, जैसे समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देना। हालांकि यहाँ अभी भी जो है एक सामाजिक चुनौती बनी रही है, लेकिन ब्राज़ील के संविधान में सामाजिक आर्थिक अधिकारों की गारंटी दी गई है कि आपको सामाजिक और आर्थिक रूप से जो अधिकार दिए जाने चाहिए, जो सबको मिलेंगे, वो आपको भी गारंटी है, लेकिन वो नहीं हो रहा है। ठीक है। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा जैसे मूलभूत जो नागरिक अधिकार है, उनको अभी भी जो है समाधान ढूंढने के लिए ब्राज़ील की राजनीतिक दलों, संगठनों ने कई बार जो है सामाजिक सुधार और विकासात्मक योजनाओं की पहल की, लेकिन इन समानताओं को नहीं हटा पाए। अभी भी कमज़ोर बेसिकली समाज में, ब्राज़ील के समाज में ये असमानताएं बनी हुई है। ठीक है। ब्राज़ील में जाति पहचान, असमानता का मुद्दा राजनीतिक संघर्ष या राजनीतिक बहस का, विचार विमर्श का मुद्दा बना ही रहता है, विशेष रूप से काले आदिवासी लोगों के अधिकारों के संदर्भ में। इन समुदायों को जो है ऐतिहासिक रूप से शोषण, भेदभाव का सामना करना पड़ा, और उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए जो तो कई सारी नीतियाँ, कानूनों को लागू किया गया। जब ब्राज़ील में संविधान अपनाया गया था 1988 में, 1988 में, तो ये भेदभाव के खिलाफ, ये जो भी नस्ली या किसी भी भेदभाव के आधार खिलाफ जो था कानूनी प्रावधान था। ठीक, लेकिन समुदाय के लिए पर्याप्त सामाजिक आर्थिक बदलाव लाना अभी भी एक चुनौती है। ब्राज़ील में राजनीतिक में सामाजिक आयाम अन्य पहलू ये है कि स्थानीय राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करता है। जैसे गरीब और विकासशील क्षेत्रों में स्थानीय सरकार क्या करती है, अक्सर संघीय सरकार से अधिक सहायता प्राप्त करके संघर्षों का समाधान करती है, जब और जो समृद्धि है, विकास के लिए अवसर है, उन्हें आप प्रदान करते हैं। लेकिन गरीब क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में ये चीज़ कम है। ठीक है। ब्राज़ील के सामाजिक आयाम के तहत देखा जाए तो सभी पहलू एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। ठीक है। जब तक ब्राज़ील में सामाजिक आर्थिक रूप से नहीं होगा समानता दूर, तब तक ब्राज़ील के अंतर्गत एक स्वतंत्र, एक निष्पक्ष सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती, जिसमें सभी के लिए समान अधिकार हो। ठीक है। बिना किसी भेदभाव के। इसके साथ ही समाज, क्योंकि ब्राज़ील समाज ने देखा कि विभिन्न वर्ग, विभिन्न जाति, समुदाय के बीच में समानता, सामाजिक न्याय की दिशा में ब्राज़ील की राजनीति में निरंतर सुधार की आवश्यकता बनी रहती है। ठीक है। क्योंकि इतनी विविधता वाला देश है, तो वहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है कि वहाँ पे एक सामाजिक न्याय स्थापित हो, सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ठीक है। अब ब्राज़ील की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा असमानता देखने को मिलती है। ठीक है। जिसमें भूमि, संपत्ति, संसाधन, इन सब का वितरण जो होता है काफ़ी ज़्यादा असमान रूप से होता है। जिनके पास संपत्ति, उनको तो मिल जा रही है अच्छी खासी तरीके से सारी चीज़ें, जिनके पास नहीं है, कुछ गरीब है, मध्य वर्ग है, उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। उपनिवेश काल से ही ब्राज़ील में जो था एक ऐसी संरचना स्थापित कर दी गई थी, जहाँ बड़ी भूमिकाओं में जो था कुछ चुनिंदा लोग या वर्ग ही होते थे। बड़ी भूमिका से मेरा तात्पर्य है ऊंचे पदों पर, शीर्ष पदों पर, राइट्स वगैरह में। ठीक है। बल्कि ठीक है, और बाकी लोग जो थे, आर्थिक असमानता ना केवल एक उत्पीड़क व्यवस्था है जहाँ पे लोगों को शोषण किया जाता है, ठीक है, का परिणाम है, बल्कि इसने एक ऐसी राजनीतिक स्थिति, संस्कृति को जन्म दिया जिसमें सत्ता और संसाधनों का नियंत्रण और केंद्रीकरण हुआ है। ठीक है। ब्राज़ील की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में सामाजिक असमानता का एक लंबा इतिहास रहा है। ठीक है। ब्राज़ील की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देखा जाए
तो सामाजिक असमानता का एक बहुत लंबा विकास रहा है और इस असमानता को दूर करने के लिए ब्राज़ील में संरचनात्मक परिणाम आवश्यक है। इन असमानताओं को खत्म करने के लिए ब्राज़ील की सरकार ने जो कई सारी नीतियों को लागू किया, भूमि सुधार, शिक्षा में निवेश, सामाजिक कल्याण जैसे, लेकिन पूरी तरह से इस असमानता को समाप्त नहीं कर पा रही है ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था। असमानता की प्रमुख विशेषता ये है कि यहाँ पे आय में ठीक है अंतर पाया जाता है, बल्कि सामाजिक सेवाओं में, अवसरों में, इनके वितरण में भी असमानता है। यहाँ इनकम में है तो है, साथ ही साथ अपॉर्चुनिटीज़ में भी इनको संसाधन जो बांटे जा रहे हैं, चावल दाल वगैरह सब बाकी सारी चीज़ें सेवाएं भी, उसमें भी असमानता देखने को मिलती है। विशेष रूप से स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा होगी, रोजगार के क्षेत्र में गहरी असमानता देखी जाती है, जो समाज के विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग अनुभव पैदा करती है। ब्राज़ील के गरीब वर्ग अक्सर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचने के में जो मुश्किल होती है, जब कि ऊंचे वर्गों के पास यही सुविधा जो होती है बड़ी आसानी से उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप एक असमान समाज का विकास हुआ है, जिसमें विकास के अवसर केवल कुछ खास वर्गों तक सीमित है, जबकि बाकी जो जनसंख्या वो इसी अवसरों के लिए संघर्ष करती रहती है। और इस असमानता का जो परिणाम ये हुआ कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था का गहरा प्रभाव पड़ा है। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि ब्राज़ील की राजनीतिक विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच में संघर्ष और असहमति बनी रहती है। कभी भी पूर्ण सहमति, एक सहमति नहीं बनी रहती है। हर वर्ग के अपने अपने अलग अलग मुद्दे, अलग अलग चीज़ें बनी रहती है। अर्थव्यवस्था के आयाम सब राजनीतिक पहलू को समझना ज़रूरी है, क्योंकि ब्राज़ील की राजनीतिक पर सामाजिक असमानता के चलते राजनीतिक पार्टियों और संस्थाएं बहुत प्रभावित होती हैं। समुदाय जो है के लिए समावेशी नीतियों की मांग होती है, जबकि कुछ वर्ग अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए परंपरागत नीति को ही बढ़ावा देते हैं कि जो पहले से चली आ रही है उसी को ध्यान दो। लेकिन कुछ वर्ग जो है वो कहते हैं कि नहीं, नई नई नीतियाँ लाई जाए जिसमें हमारा विकास भी सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, इसका परिणाम ये होता है कि ब्राज़ील की राजनीति में अक्सर संघर्ष, असंतोष बना ही रहता है। कभी भी पार्टी में आप देखोगे तो कभी पार्टी जो है पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त कर पाती है। ठीक है, रीज़न यही है, सरकार के भ्रष्टाचार, नीतिगत निर्णयों ने पारदर्शिता की कमी के कारण असमानता को संबोधित करने में प्रभावी कदम नहीं उठाए जा सके। ब्राज़ील की राजनीतिक में आर्थिक असमानता के अक्सर ब्राज़ील की राजनीति में आर्थिक असमानताओं के असर को दूर करने के लिए जो है सामाजिक आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, ये आंदोलन चाहे भूमिहीनों का आंदोलन हो, काले समुदायों का आंदोलन हो, असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे। ये सरकारी नीतियों को चुनौती देते रहे। इन आंदोलनों ने सत्ता की संरचना पर दबाव डाला और सामाजिक न्याय के प्रभाव को बनाने के लिए चाहे जितनी उम्मीद की गई थी, ठीक है, इन आंदोलनों का असर उतना प्रभावी नहीं रहा जितना कि उम्मीद की गई थी कि हाँ कि आंदोलन चलेंगे तो हमारे लिए कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि राजनीतिक संस्थानें और शक्तियों ने इन मांगों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया था जो सत्ता में बैठी थी। इसके अलावा ब्राज़ील के लिए विकास के मॉडल में जो था ब्राज़ील के विकास मॉडल में आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकीकरण यानी ISI का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसका उद्देश्य क्या है, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और विदेशी निर्भरता में कम करना। हालांकि ISI जो है शुरुआत में कुछ सफलता इसे मिली, लेकिन बाद में चल के इस मॉडल द्वारा उत्पादन किए गए असंतुलन और औद्योगिकीकरण की सीमित सफलता ने आर्थिक असमानता की ओर बढ़ावा दिया। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 1980 के दशक में ब्राज़ील को जो था आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। असमानता का जो ये चक्र चल रहा था ब्राज़ील के अंतर्गत और भी गहरा हो गया। सामाजिक असमानता को संबोधित करने के लिए ब्राज़ील के राजनीतिक निर्णय और सरकारी नीतियों में विभिन्न सुधार की आवश्यकता हुई। असमानता के प्रभावी समाधान के लिए अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण नीति की आवश्यकता है। ठीक है, जो सभी समुदाय, सभी जातियों को समान अवसर प्रदान करे। ठीक है, इसके अलावा संस्थागत सुधार जैसे कि सरकार पारदर्शिता, राजनीतिक भागीदारी, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करना, असमानता को कम करने के क्षेत्र में कार्य करना, ये सारे कार्य शामिल थे, जिसका मुख्य उद्देश्य ये था कि समाज के अंतर्गत देश में समानता, समृद्धि और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया जा सके, जिसमें सभी का विकास हो। ठीक है, तो ये था हमारा इसका समाज और अर्थव्यवस्था ब्राज़ील का। ठीक है, जिसमें दोनों मॉडल जो है ब्राज़ील की राजनीति को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं, क्योंकि समाज और अर्थव्यवस्था आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसका प्रभाव सीधा राजनीति के ऊपर पड़ता है, उसकी नीतियों पे पड़ता है, उसकी शासन व्यवस्था पे पड़ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं ब्राज़ील में दलीय प्रणाली। ब्राज़ील के अंदर जो दलीय प्रणाली है वो बहुदलीय प्रणाली पर आधारित है। ठीक है, जिसमें केवल एक दल नहीं बल्कि बहुत सारे दल आते हैं। ये दल जो होते हैं अपने विभिन्न विचारधारा, सामाजिक वर्गों, क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन सभी
आमतौर पर ये सभी आमतौर पर जो होता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तहत कार्य करते हैं। यह प्रणाली एक विशेष प्रकार की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, सहयोग, गठबंधन की संस्कृति को बढ़ावा देती है। ठीक है, जो देश के सामाजिक राजनीतिक विविधता को दर्शाती है। ब्राजील में जो दलीय प्रणाली का विकास किया गया था वो उपनिवेश शासन के बाद ही किया गया था, क्योंकि उससे पहले नहीं था। 1822 में जब ब्राज़ील पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ तो तब जाके जो था ब्राज़ील ने एक बहुदलीय प्रणाली को अपनाया था। ठीक है, इन राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य ये था कि एक अपने अपने क्षेत्रों से प्रतिनिधि करना और एक सुदृढ़ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को चलाना। और ये सारी पार्टियां जो थी लोकतंत्र के अधीन ही रहकर कार्य करती थी, उसके दृष्टिकोण को उनको ही अपनाती थी। ठीक है, चाहे फिर इन दो पार्टियों के जो तो विचारधारा क्यों ही ना अलग हो। ब्राज़ील की दलीय प्रणाली सबसे बड़ा मोड़ जब आता है वो 1964 में आता है, जब सैन्य शासन से लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए। सैन्य शासन ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त कर दिया होता है, तब आता है, जिसमें क्या होता है कि एक केंद्रीकृत राजनीतिक तंत्र की स्थापना होती है। इसके बाद 1985 में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना होती है, जैसा हमने पढ़ा। ठीक है, जिसके बाद ब्राज़ील के अंतर्गत एक दलीय व्यवस्था के रूप में परिवर्तित रूप सामने आता है कि ब्राज़ील में अब एक दलीय व्यवस्था भी आई। ठीक है, जो कि जनता के प्रतिनिधि करेगी, जो जनता के विचारों को रखेगी, उनकी समस्याओं को सामने रखेगी। ठीक है, जिसमें अलग अलग विचारधारा हितों के प्रतिनिधि करने वाले दल शामिल हैं। ब्राज़ील की प्रमुख राजनीतिक दलों की बात करें तो राजनीतिक दल में मुख्य रूप से अनेक राजनीतिक दल शामिल हैं, जो कि विभिन्न सामाजिक वर्ग, धार्मिक समूह और क्षेत्र के प्रतिनिधि होते थे। इनमें से कुछ प्रमुख दल जो है कामकाजी दल हो गया, रिपब्लिकन पार्टी हो गई। ठीक है, ब्राज़ीलियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, एक आपकी डेमोक्रेटिक पार्टी हो गई, सोशलिस्ट पार्टी, एंड देन एक पार्टी जो कि ब्राज़ील सबसे प्रमुख और प्रभावशाली पार्टी कामकाजी पार्टी है। ये लेफ्ट ऑफ सेंटर की विचारधारा को शामिल करती है या उसको दर्शाती है। इस पार्टी का समर्थन जो होता है मुख्य रूप से समाज के श्रमिक वर्ग और वामपंथी विचारधारा के लोग करते थे। ठीक है, इस पार्टी के निर्माण की बात की जो 1980 के दशक में किया गया था। इस पार्टी में लूला डॉट सिल्वा और जैसे नेता जो राष्ट्रपति पद तक पहुंचे थे। ठीक है, इन पार्टी ने जो था गरीबों और श्रमिक वर्गों के समाज सुधार, उनकी स्थिति को सुधारने की दिशा में काम किया और जो राजनीति में भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें उसका विरोध किया। साथ ही साथ जो था इस पार्टी पे समय समय भ्रष्टाचार का आरोप का सामना भी करना पड़ा, जिससे इसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पड़ा। ब्राज़ीलियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की बात की जाए तो ब्राज़ीलियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जिसे PSDB कहा जाता है, इस पार्टी जो थी ये पार्टी की मुख्य रूप से विचारधारा केंद्र दक्षिणपंथी पार्टी थी। ठीक है, ये पार्टी ब्राज़ील की आर्थिक नीतियों में सुधार और आर्थिक उदारीकरण के वकालत करती थी, यानी कि आप कह सकते हैं पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन करती थी। ये जो पार्टी का उद्देश्य था कि शहर में जो मध्य वर्ग है और व्यापारिक समुदाय है उनकी स्थिति को सुधारना, इसलिए वही लोग जो थे इसका समर्थन भी करते थे। डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी दक्षिण पंथी दल है जो कि मुख्य रूप से ब्राज़ील की व्यापारिक और वित्तीय वर्गों का प्रतिनिधि करती है। ये पार्टी वामपंथी नीतियों के खिलाफ और मुक्त बाजार व्यापार और कम कर, कम सरकारी हस्तक्षेप के पक्ष में थी। ठीक है, पार्टी ने हाल के वर्षों में राजनीतिक बदलाव महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस दल ने कई बार केंद्र दक्षिणपंथी गठबंधन का हिस्सा बनकर सत्ता में अपनी भूमिका भी अदा की। सोशलिस्ट पार्टी आती है, नेक्स्ट आती है सोशलिस्ट पार्टी, जो कि एक केंद्रीय पार्टी थी जो कि समाजवाद और सामाजिक लोकतांत्रिक विचारधारा को अपनाती थी। ये दल जो था गरीब श्रमिकों के अधिकार को लेकर जो था उसके पक्ष में खड़ा रहता था, उनकी वकालत करता था। ब्राज़ील के विकास की बात की जाए तो ब्राज़ील में इस दल का विकास समावेशी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के द्वारा बढ़ावा इस दल द्वारा दिया जाता है। इस पार्टी की विचारधारा समय समय बदलाव हुआ और इससे विभिन्न दलों गठबंधनों के साथ सहयोग किया, जिससे इसका राजनीतिक प्रभाव स्थिर रहा। इसका जाता है रिपब्लिकन पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी एक दक्षिणपंथी पार्टी है, ठीक है, जो कि धार्मिक और पारंपरिक मूल्यों का समर्थन करती है। यह पार्टी जो था विशेष रूप से धार्मिक समुदाय, विशेषकर प्रोटेस्टेंट ईसाइयों के बीच काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। पार्टी ने जो था हाल के वर्षों में अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया और ब्राज़ील की दलीय प्रणाली और गठबंधन सरकार की ब्राज़ील राजनीतिक बहुदलीय प्रणाली के कारण ये प्रणाली जो थे गठबंधन के आधार पर राजनीतिक स्थिति में आई। अब ये जितनी भी गठबंधन की राजनीति थी, ब्राज़ील की दलीय प्रणाली जटिलता को दर्शाती, क्योंकि सरकार बनाने के लिए जो था विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के बीच में समझौते की आवश्यकता होती थी। गठबंधन के बावजूद भी जो होता ब्राज़ील की दलीय प्रणाली में अस्थिरता और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति बनी रहती थी। चूँकि ब्राज़ील की जो थी राजनीतिक में दलीय गठबंधन अक्सर अस्थिर होते थे, इसलिए पार्टियों को
समर्थन और लोकप्रियता बनाए रखने के लिए लगातार समझौते करने पड़ते थे। ये गठबंधन पार्टी के बीच में सामंजस्य स्थापित करने और उनकी विचारधाराओं को संतुलित करने के लिए सत्ता में अपनी रणनायक या रणनीतियों को का हिस्सा करते थे। ब्राज़ील में जो दल प्रणाली है उसकी विशेषता की बात की जाए तो यहाँ पे पार्टियां जो थी या चुनौतियों का सामना कैसे करें। ब्राज़ील के अंतर्गत अगर बात करें कि कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था दलों को, तो ऑब्वियस बात है अस्थिर और गठबंधन की राजनीति चलती थी। ब्राज़ील में किसी भी दल को जो था पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाती थी। अगर मिल भी जाती थी तो वो पार्टी कुछ टाइम में ही गिर जाती थी, जिसकी वजह से अस्थिर होती थी हमेशा राजनीतिक दल। दलीय प्रणाली में जो था अस्थिरता, गठबंधन सरकार की संख्या अधिक होने के कारण जो था राजनीतिक निर्णय में कठिनाई सामने आती थी। दल में सत्ता में आने के लिए जो था दलों को सत्ता में आने के लिए अपने सहयोगी के साथ समझौता करना पड़ता था, जिसके कारण कभी कभी जो होता है वो अग्री नहीं करते थे, तो क्या होता था हमेशा संघर्ष तनाव बना रहता है। नेक्स्ट आता है भ्रष्टाचार। ब्राज़ील की राजनीतिक में जो होता है भ्रष्टाचार सबसे एक महत्वपूर्ण समस्या बनी रही। विभिन्न राजनीतिक दलों में सार्वजनिक विश्वास में कमी आई। ठीक है, राजनीतिक दलों की विचारधारा में बदलाव। कई पार्टियां ऐसी है जो कि शुरुआत में किसी और विचारधारा का समर्थन करती थी, बाद में आगे चलकर वो समय समय पर अपनी विचारधारा का अपोज मतलब चेंज करती रहती थी, बदलाव रहती, ताकि विभिन्न सामाजिक समूह और आर्थिक वर्गों के बीच में उनका समर्थन और प्रभाव बना रहे। ठीक है, अब आता है ब्राज़ील की चुनावी प्रणाली। ब्राज़ील की चुनाव प्रणाली की राजनीतिक दलीय प्रणाली या चुनावी प्रणाली की बात कर ली जाए तो वो लोकतांत्रिक और बहुदलीय प्रणाली पर आधारित है। ये देश में जो था विविध सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संरचना का प्रतिबिंबित करती है। यहाँ पर चुनाव जो होते हैं प्रणाली ब्राज़ील के संविधान के अनुसार ही काम करती है। ब्राज़ील में एक चुनाव आयोग भी है जो कि ये सुनिश्चित करता है कि चुनाव जो भी हो वो सुनिश्चित रूप से किए जाए। ठीक है, ब्राज़ील में जो चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी वो 1988 में जब संविधान अपनाया गया था तब उसी के साथ अपनाया था, जिसका उद्देश्य यह था कि सभी नागरिकों को कम से कम राजनीति में पार्टिसिपेशन करने का मौका दिया जाए, अपने पसंदीदा वो जो भी उम्मीदवार है रिप्रेजेंटेटिव है उसको चुने। ठीक है, ब्राज़ील में इसीलिए जो था संविधान के द्वारा सार्वभौमिक मत अधिकार को अपनाया गया। जिसमें देश के सभी नागरिक जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष की है उनको बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी चीज़ परेशानी के जो था वोट देने का अधिकार था। इसी के साथ जो 16, 17 वर्ष और 70 वर्ष से ऊपर के नागरिक होते थे उनको ये ऑप्शनल था कि वो देना चाहे तो दे सकते, नहीं तो कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं। ये प्रणाली समान प्रतिनिधित्व और सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए अपनाई गई थी। ब्राज़ील का चुनावी ढांचा जो होता है राष्ट्रपति, संसद हो गया आपका, राज्यपाल जैसे स्थानीय अधिकारियों को चुनने के लिए की जाती है। ब्राज़ील में चुनाव प्रणाली पूरी तरह से जो था अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित थी, जो कि बहुसंख्यक प्रणाली के मिश्रण जैसी थी। ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव जो था हर 4 साल में किया जाता था और ये सीधा जनता द्वारा किया जाता था। यदि पहले किसी उम्मीदवार को 50% से ज़्यादा वोट मिल जाते थे, ठीक है, तो वो विजेता हो जाता। अगर नहीं मिल पाता था तो दूसरे दौर में, दूसरे फेज़ में दोबारा से चुनाव आयोजित किए जाते थे और टॉप 2 जो भी कैंडिडेट होते थे उनके बीच में ये चुनाव किए जाते थे। ब्राज़ील में राष्ट्रपति प्रणाली जो थे राष्ट्रपति प्रणाली लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित थी। जो भी चुनाव में विजेता रहता था उसको जन समर्थन प्राप्त होता था और वह स्पष्ट रूप से जनादेश का पालन करता था। ठीक है, ब्राज़ील में संसद में 2 सदन है। ठीक है, जो सदन हमने बात की नेशनल कांग्रेस, ठीक है, जिसमें 2 सदन है, एक है सीनेट, दूसरा है कैमरा डॉक्स डिपोटस। ठीक है, जो कि निम्न सदन होते थे। ठीक है, सीनेट क्योंकि उच्च सदन है, ठीक है, सीनेट के सदस्य हर 8 वर्ष में चुने जाते थे। वही दूसरी सदन, ठीक है, जिसके माध्यम से चुनाव के माध्यम से चुने जाते थे, जबकि दूसरे सदन यानी निम्न सदन कैमरा डॉक्स के सदस्य जो था हर 4 साल में के माध्यम से चुने जाते। सीनेट में प्रत्येक राज्य के लिए समान प्रतिनिधि होता था, जबकि कैमरा डॉक्स में जो था प्रतिनिधि आबादी के आधार पर किया जाता था। ब्राज़ील में राज्य नगरपालिकाओं के चुनाव भी किए जाते थे, जिसमें राज्यपाल, विधायिका, स्थानीय अधिकारी जो होते हैं एमसीडी वगैरह सबके, उनके अधिकारी भी चुने जाते हैं चुनाव के माध्यम से। जबकि राज्य में विधानसभा के सदस्य, स्थानीय अधिकारी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत ही चुने जाते हैं। इसके अलावा ब्राज़ील में चुनाव प्रणाली में जो होता है महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि मतदाता जो होते हैं ईवीएम के थ्रू वोट करते हैं। ठीक है, और ताकि वो कुशल पूर्वक हो, स्पष्ट हो, पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा सुनिश्चित हो। ये प्रणाली जो है भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, धांधली जो होते हैं उन सबको रोकने के लिए गया है, क्योंकि शारीरिक मत जो हम बैलेट पे डालते हैं, पर्चे पे लिख कर वोट करते हैं, उसमें भ्रष्टाचार होने के, गड़बड़ घोटाले होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, इसको रोकने के लिए ही ये किया गया है, जिसमें परिणाम जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावी तरीके से हो। चुनाव में कानून बहुत ज़्यादा सख्त होते थे ब्राज़ील में, और चुनावों के दौरान किसी भी प्रकार की धांधली, चुनाव धोखाधड़ी या जो भी किया जाता है वो अपराध ही माना जाता था उसकी श्रेणी में। चुनाव में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए स्वतंत्र चुनाव आयोग जिम्मेदार होता था कि वो ही इस चीज़ को हैंडल करे, चुनाव की निगरानी करता था।
सुनिश्चित करता था कि चुनाव स्वतंत्र निष्पक्ष हो। इस आयोग का मुख्य कार्य चुनावी में निगरानी करना, वोटिंग मशीन की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये सब काम होते थे। ठीक है, चुनाव के दौरान क्या होता था, राजनीतिक दल, उम्मीदवार, आचार संहिता, ये सब लागू करना इसका कार्य होता है ताकि चुनाव ठीक रहे। इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक व्यवस्था संस्थानों में चुनावी प्रथाओं को ठीक प्रकार से करवाना, वो विश्वास को बढ़ावा देना जनताओं के बीच में। ठीक है, ब्राज़ील में चुनाव प्रणाली में कुछ चुनौतियां भी थी, जैसे कि राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों के बीच में मतभेद होना, मतदाता को प्रभावित करने के लिए प्रयास करना, धन का प्रयोग करना, संसाधनों का असमान वितरण करना। जैसे इंडिया में होता नहीं है कि चुनाव आ जाते तो कुछ लोग पैसे के थ्रू वोट खरीदते हैं, कुछ लोग अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि उनको वोट मिल सके। इसके अलावा चुनावों के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक कदम उठाए जाते हैं ताकि चुनावी हिंसा, नकारात्मक प्रभावों को रोका जा सके। कुल मिलाकर जो था, ब्राज़ील के चुनाव प्रणाली को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों को चुनाव में भाग लेने के लिए अधिक सम्मान करती है। ठीक है, चुनाव प्रक्रिया सुधार की आवश्यकता बनी रहती है ताकि वह सुनिश्चित किया जा सके कि ब्राज़ील में लोकतंत्र पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम करे। इसके अलावा परिणाम स्वरूप देश में मौजूद स्थिर राजनीतिक संरचना का निर्माण हो सके। ठीक है, अब आता है ब्राज़ील में संघीय शासन प्रणाली। क्योंकि ब्राज़ील ने संविधान अपनाया था 1988 में। ठीक है, जिसमें संघीय शासन प्रणाली के तहत इसमें एक संघीय राज्य के रूप में गठित किया गया था। शक्तियों का विभाजन सरकार के तीनों अंगों के बीच में स्पष्ट रूप से किया गया था, जिसमें सबके पास अपने अपने स्वतंत्र अधिकार थे। ठीक है, ताकि कोई भी एक शासन का एक अधिकार या कोई अंग इतना शक्तिशाली ना बने। ठीक है, जिसमें केंद्र सरकार, विभिन्न राज्य सरकारों के बीच में शक्ति का बंटवारा किया गया। ब्राज़ील का संविधान देश के विभिन्न स्तरों पर सरकारों को स्थापित करता है और यह संविधान राज्य, नगरपालिका और संघीय सरकार के बीच कार्य अधिकारों का वितरण करती है। संघीय प्रणाली के तहत जो है, ब्राज़ील में कुल 26 राज्य, एक संघीय जिला, ठीक है, जिनकी अपनी विधानसभा, कार्यकारी अधिकारी, न्यायपालिका है। ठीक है, राज्य अपने भीतर शासकीय कार्य निष्पादित करने के लिए स्वतंत्र, वो जो करना चाहे शासन कार्य वो कर सकते हैं। लेकिन ये सब कार्य जो है संविधान, संघीय संविधान और कानून के शासन प्रणाली में प्रत्येक राज्य अपना संविधान भी है जो उसे राज्य के भीतर शासन चलाने, संचालन करने, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में कार्य विभाजित करता है। ठीक है, राज्य सरकार को अपने चुनावी और राजनीतिक कार्य में स्वतंत्रता प्राप्त होती है। लेकिन संघीय सरकार में जो तक कुछ नीतियाँ हो गई, जैसे विदेश नीति बनाना हो गया, न्याय, सुरक्षा, आर्थिक नीति, ये सब कार्य केंद्र के पास होते हैं। ठीक है, जो कि संघीय स्तर पर नियंत्रित होते हैं। राज्य को जो था अपने संविधान के कारण जो स्वतंत्रता या स्वायत्तता प्राप्त है, फिर भी उन्हें राष्ट्रीय कानून, राष्ट्रीय संविधान के भीतर ही रहकर सब कुछ करना होता है। ठीक है, ब्राज़ील के संघीय प्रणाली में जो तो कुछ महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि एक समायोजक प्रणाली के रूप में कार्य करती है, जिसमें राज्य, संघीय सरकार एक दूसरे के साथ सहयोग करती है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि देश के भीतर सभी लोग जो थे क्षेत्र में समान रूप से कार्य करें, उन्हें अवसर मिले ताकि वो समान रूप से विकसित हो। उदाहरण के लिए बता दें तो ब्राज़ील की संघीय प्रणाली में राज्य अपने विशेष सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संदर्भ में के अनुसार योजना बनाती है। ठीक है, जबकि केंद्र सरकार राष्ट्रीय विकास योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार संभालती है। हालांकि ब्राज़ील में जो संघीय प्रणाली है, कुछ मामलों में समन्वय की कमी रहती है, लेकिन असमान विकास के कारण आलोचना का विषय रही है। ठीक है, विशेष रूप से गरीबी को कम करने में विकसित राज्यों को समृद्ध और राज्य में कम संसाधन प्राप्त होते हैं, जिससे आर्थिक असमानता की समस्या बनी रहती है। तो ब्राज़ील की चीज़ें क्लियर हो गई आपको, जो कि ब्राज़ील में संघीय प्रणाली हो गई, उसके राज्य, उसका विकास हमने डिस्कस किया, उसकी राज्य व्यवस्था हमने डिस्कस की। ठीक है, समाज का निर्माण बेसिकली, उसकी अर्थव्यवस्था डिस्कस की। जो अर्थव्यवस्था, ये था हमारा ब्राज़ील। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रशिया के साथ। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और बिना सब्सक्राइब किए ना जाए। ठीक है।